हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं फेनेटिक्स के बारे में। समझेंगे फेनेटिक्स या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है। इसको हम आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल करने वाले हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे ही आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, क्लिक कीजिए और आपको इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ वहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। तो डायरेक्टली मूव करते हैं टॉपिक के ऊपर, समझते हैं फिनेटिक या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है। तो जनरली अगर हम बात करें ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द टाइम, जैसे जैसे टाइम बदलता गया, अब क्या है टेक्सोनॉमी के जो मेथड्स हैं उनके अंदर भी बदलाव देखने को हमें मिला। ठीक है, यूजुअली हम पहले क्या करते थे कि किसी भी एनिमल या किसी भी पर्सन या बोल सकते हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या उसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हम कोई क्लासिफिकेशन करते थे। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल डेटा अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तब हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी जहां पर हम जो क्लासिफिकेशन है वो क्वांटिटेटिव बेसिस पे करें, स्टैटिस्टिकल बेसिस पे करें। तब जाके यहाँ पर एक नए सिस्टम का इजाद हुआ जिसको हम फिनेटिक्स या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोलते हैं। यानी ये एक ऐसा टेक्सोनॉमी है, या बोल सकते हैं फिनेटिक एक ऐसा मेथड है जहां पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं उसके क्वांटिटेटिव बेसिस पे, या बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फिनेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि फिनेटिक्स के अंदर हम हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, लेकिन जो इससे पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस हुआ करता था, जैसे कि माइक्रोटेक्सोनॉमी या मैक्रोटेक्सोनॉमी, वहां पर हम क्या करते थे, एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स को, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, इनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। लेकिन फिनेटिक या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर हम हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। हम ये नहीं मानते कि ये जो कैरेक्टर है वो ज्यादा पावरफुल है तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ये कैरेक्टर लेस पावरफुल है तो इसको लेस बेसिकली सिग्निफिकेंस देना चाहिए। तो फिनेटिक बेसिकली इसके अंदर भेदभाव नहीं किया जाता, जैसे कि हम इससे पहले वाले माइक्रो टेक्सोनॉमी या मैक्रो टेक्सोनॉमी में कर रहे थे। ठीक है, तो ओवरऑल अभी हमने क्या समझा कि जो फिनेटिक या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है इसके अंदर हम लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक साथ पढ़ते हैं, यानी जितने भी ज्यादा पॉसिबल कैरेक्टर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के अवेलेबल हैं उनको डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर किसी भी फाइलोजेनेटिक रिलेशंस को प्रायोरिटी नहीं देते या एंसेस्ट्री के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जितने भी क्वालिटेटिव ट्रेड्स हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को एक बार हम पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही लिखा है मैंने कि ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम बदलता गया, अब हमें क्या है, क्लासिफिकेशन के लिए, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए अब हमें डिफरेंट अप्रोचेस की जरूरत पड़ने लग गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो पहले हम ट्रेडिशनली मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड सिस्टम का यूज करते थे, जहां पर हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को प्रायोरिटी देके क्लासिफिकेशन करते थे, उसको छोड़ के हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे सिस्टम को बनाना चाह रहे हैं जहां पे हम कैरेक्टर्स के क्वांटिटेटिव एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स के बारे में बात करें। ठीक है, तो अगर हम क्वांटिटेटिव और ऑब्जेक्टिव मेथड्स का यूज करके कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम फिनेटिक्स या फिर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो इसलिए इसकी जो डेफिनेशन लिखी है वो क्या लिखी है कि फिनेटिक टेक्सोनॉमी, जिसको हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोलते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉडर्न एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू क्लासिफिकेशन। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने का जो फिनेटिक है वो हमें एक मॉडर्न एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच के बारे में बताता है। स्टैटिस्टिकल अप्रोच का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे डेटा का यूज कर रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाई करते हैं हम बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलैरिटी, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ओवरऑल कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अमॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ मिजरेबल कैरेक्टर्स विदाउट एम्फसाइजिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो फिनेटिक्स है, फिनेटिक्स के अंदर हम इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को ज्यादा एम्फसाइज नहीं करते, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। यानी अब से पहले हम क्या कर रहे थे कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को भी ध्यान दे रहे थे, अच्छा इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। अब यहाँ पर कुछ भी इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसको किसी भी तरीके की प्रायोरिटी को हम नहीं दे रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है,
इसलिए ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म बोल सकते हो या बोल सकते हो बहुत ज्यादा अच्छा सिस्टम है, ठीक है। बाकी जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उनसे कंपैरेटिवली ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन कैसे हो सकता है कि ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी है जहां पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन ओवरऑल phenotypic similarity using quantitative numerical methods and irrespective of the evolutionary history। यानी ये जो फिनेटिक है ये टेक्सोनॉमी का वो ब्रांच है जहां पर ऑर्गेनिज्म को ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स या ओवरऑल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, और यहां पर हम क्या है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को प्रायोरिटी नहीं देते या उसको कंसीडर नहीं करते, ये बात याद रखनी है, ठीक है। यानी ओवरऑल यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज कर रहे हैं, यानी नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं इन सब डेटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। फिनोग्राम का यूज कर रहे हैं, ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं कि फिनेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू हाउ सिमिलर दे लुक ओवरऑल, नॉट हाउ क्लोजली इवोल्यूशनरी रिलेटेड। यानी अगर हम दूसरे टर्म्स में ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो फिनेटिक्स है ये इस बात को ध्यान देता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना सिमिलर लग रहा है, यानी किसी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कितना सिमिलर कैरेक्टर्स है, ना कि ये इस बात को ध्यान देता है कि क्या ये इवोल्यूशनरी भी रिलेटेड है। अगर वो इवोल्यूशनरी रिलेटेड नहीं भी है लेकिन उसके अंदर सिमिलैरिटीज ज्यादा हैं तो ये क्या होगा, उसको हम एक फिनेटिक ग्रुप के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि उसके अंदर कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिनेटिक्स, यानी हम यहाँ पे क्या बेसिक प्रिंसिपल का यूज करते हैं फिनेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होगा फिनेटिक्स के अंदर, जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिज्म का, वो बेस्ड होगा ओवरऑल सिमिलैरिटी। इस वर्ड को मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, तो ये बात आपको याद रखनी है कि फिनेटिक्स के अंदर हम ओवरऑल सिमिलैरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उनके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि वो एंसेस्ट्रली किससे कनेक्टेड है, इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। नॉट एंसेस्ट्री, ये पॉइंट मैंने लिखा है, ठीक है। अब ये जो बेसिकली फिनेटिक्स है इसके अंदर हम जिस भी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देंगे, ठीक है, ना कि किसी एक सिंगल फीचर को। जैसे हम पुराने वाले टेक्सोनॉमी के अंदर किसी जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जितने भी ऑर्गेनिज्म के अवेलेबल कैरेक्टर्स हैं उन सभी कैरेक्टर्स को इक्वल प्रायोरिटी दे रहे हैं, इक्वल वेटेज दे रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि हम इक्वल वेटेज दे रहे हैं, किसी एक सिंगल को वेटेज नहीं देंगे, ध्यान रखना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट देन अदर, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो भी क्लासिफिकेशन होगा वहां पे हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है कि उसका क्वांटिटेटिव या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी देखते हैं, किसी भी कैरेक्टर्स के ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। यानी क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स की एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, यानी हम मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि पर्टिकुलर कैरेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन चीजों को ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो रिजल्ट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फिनोग्राम। यानी ये पूरा का पूरा जो फिनेटिक्स में जब हम डील कर लेंगे तो उसको रिजल्ट को दिखाने के लिए हम क्या बनाएंगे, फिनोग्राम का फॉर्मेशन करेंगे, शोइंग डिग्री ऑफ सिमिलरिटी। और ये फिनोग्राम बेसिकली हमें बताता है कि उसके अंदर कितना सिमिलरिटीज है, कितने कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी है। अब ये जो फिनोग्राम है वो कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है जहां पे हम ऑर्गेनिज्म को लिख देते हैं और साइड में लिखते हैं कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर सिमिलर हैं, ठीक है। दो को कंपेयर किया, जैसे सपोज करो इन दोनों को कंपेयर किया, इसके कितने कैरेक्टर सिमिलर हैं, इन दोनों को कंपेयर किया तो इसके कितने कैरेक्टर सिमिलर हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीजें मेंशन कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीजों को हम डिस्कस करते हैं, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं जिसको हम फिनोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो फिनोग्राम में कोई भी ओटीज जो होते हैं, ओटीयूज होते हैं, या कोई भी इंडिविजुअल होता है, कोई भी स्पीसीज होता है, उसको अरेंज करते हैं, उसके बेसिस उसमें कितने कैरेक्टर सिमिलर हैं उसको लिखते हैं, उसके बेसिस पे उसको फिर क्लासिफाई करते हैं कि इसको यहाँ रहना चाहिए या इसको इस क्लास में रखना है, इस फैमिली में रखना है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी जो फिनेटिक्स है इसके अंदर हम क्या मेन प्रोसीजर है, क्या मेन स्टेप्स है, किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे,
सिलेक्शन ऑफ ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट या ओटीयूज का सिलेक्शन करना होता है, ठीक है। अब जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिनेटिक बना रहे होते हैं या फिनेटिक मेथड से नेचुरल क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें ओटीयूज को फाइंड आउट करना जरूरी होता है, ठीक है। अब ये ओटीयूज क्या होते हैं? अब ये ओटीयू बेसिकली बोल सकते हो बेसिक एंटिटी है, या बोल सकते हो कि ये एक मेन कैरेक्टर है, इसी के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर हमारे पास ओटीयू नहीं होंगे तब हम फिनेटिक या फिनोग्राम नहीं बना सकते। यानी हम जैसे सपोज करो मेरे बारे में फिनेटिक्स निकालना है तो मैं क्या होऊंगा? ओटीयू होऊंगा। मैं मेन इंडिविजुअल हूं, मैं बेसिक एंटिटी हूं जिसका कैरेक्टर क्या है कि सिमिलरिटी किसी और के साथ चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये बेसिक एंटिटीज की तरफ बिहेव करेगा। और ये जो ओटीयूज है वो क्या हो सकता है? कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, किसी पॉपुलेशन के बारे में हो सकता है, स्पीसीज के बारे में हो सकता है, या कोई भी हायर टेक्सा हो सकता है जो स्पीसीज से ऊपर हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब हम ओटीयू सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। फिर अब हम क्या करेंगे कि जितने भी उन ओटीयूज के बारे में जितने भी अवेलेबल कैरेक्टर्स है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि लगभग 50 से 100 या उससे भी ज्यादा कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स की यहाँ पे उसके मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल, साइटोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया जाता है और उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे कैरेक्टर वही सिलेक्ट किए जाएंगे जो इंडिपेंडेंट है, हेरिटेबल है एंड क्लियरली डिफाइंड है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि ऐसे कैरेक्टर जो बाकी किसी दूसरे कैरेक्टर पे निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं है, ये ध्यान रखना है। हेरिटेबल होना चाहिए यानी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि किसी एक इंडिविजुअल का हम फिनेटिक बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया? ओटीयू को सिलेक्ट किया, यानी ओटीयू का मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो ये हो गया हमारा ओटीयू, ठीक है। अब जब हमने ओटीयू डिसाइड कर लिया तब हम क्या है उसके लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अब ये जो लार्ज नंबर हो सकता है 50 कैरेक्टर भी हो सकता है, 100 कैरेक्टर्स भी हो सकता है, 1000 कैरेक्टर्स भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग कैरेक्टर्स को यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। और ये सारे कैरेक्टर कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए, हेरिटेबल होने चाहिए और क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम ओटीयूज डिफाइन कर लेंगे, उसके कैरेक्टर्स को डिफाइन कर लेंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे? जो भी हमने कैरेक्टर को डिफाइन किया है उन सभी कैरेक्टर्स को कोड कर देंगे, उसको एक कोडिंग दे देंगे, उसको एक नंबर दे देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कोडिंग होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कोडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, कि जो भी हमने कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है उसको एक पर्टिकुलर कोड के थ्रू डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे कोडिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या वो कैरेक्टर प्रेजेंट है, अगर वो कैरेक्टर प्रेजेंट है तो नंबर 1 देंगे, और अगर सपोज करो वो कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, वो कैरेक्टर एब्सेंट है, तो उसको 0 नंबर देंगे, ठीक है। सपोज करो लिखा विंग्स प्रेजेंट, तो अगर है तो 1 दे देंगे, विंग्स एब्सेंट तो उसको 0 दे देंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके अलावा दूसरा हो सकता है मल्टी स्टेट कोडिंग। मल्टी स्टेट कोडिंग का मतलब है कि हर एक कैरेक्टर को एक अलग नंबर देना, जैसे कि 1 2 3 4 डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स, यानी अलग अलग कैरेक्टर्स को कि अच्छा इसमें विंग्स भी है तो इसको 1 दे दो, यानी अगर 1 नंबर बात करें तो विंग्स के बारे में बात करेंगे, 2 नंबर के बारे में बात करेंगे तो एंटीनाज के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके क्या है कि हर एक कैरेक्टर को अलग अलग नंबर से डिनोट कर देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टी स्टेट कोडिंग बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। तो ये मेन स्टेप्स हो गए। तो क्या हो गया कि फिनोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले ओटीयूज डिफाइन करेंगे, फिर उसके कैरेक्टर्स की बात करेंगे, उसके बाद उन सभी कैरेक्टर्स को कोड कर देंगे, उसको कोडिंग दे देंगे, ठीक है। तो ये स्टेप्स हम क्या करते हैं फिनोग्राम बनाने में, या फिनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बात करने में, या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को डिस्कस करने में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे एस्टिमेशन और रिजेम्बलेंस या सिमिलरिटी कोफिशिएंट को निकालते हैं। जब हम सारे कैरेक्टर्स को कोड कर देंगे, सभी कैरेक्टर्स को एक नंबर दे देंगे, तो अब हमें क्या है? सिमिलरिटी कोफिशिएंट निकालना होता है। अब ये जो सिमिलरिटी कोफिशिएंट है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू A अपॉन A प्लस B प्लस C, ठीक है। जहां पर A का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्ड पॉजिटिव मैचेस, यानी जिस इंडिविजुअल या जिस ओटीयू को हम किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर कितने कैरेक्टर सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, उसके नंबर को हम A से डिनोट करेंगे, ठीक है। और B और C हमें क्या बताता है? मिस मैचेस के बारे में बताता है, ठीक है। और अगर हम इन सभी को जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे अगर रिजल्ट 0 के रेंज में आता है
तो हम बोलेंगे कि वो दोनों ऑर्गेनिज्म बिल्कुल डिसिमिलर हैं, उनको एक जगह नहीं रख सकते। लेकिन अगर सपोज करो 1 आता है तो इसका मतलब क्या है कि इनके कैरेक्टर के अंदर सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए इनको अब एक ही ग्रुप में रखना जरूरी है क्योंकि ये सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, ओटीयू डिफाइन किया, उसके कैरेक्टर चूज किए, उसको कोड दिया। जब कोड देने के बाद फिर हम क्या निकालेंगे, सिमिलैरिटी कोफिशिएंट निकालेंगे। सिमिलैरिटी कोफिशिएंट अगर 1 आता है तो वो सारे सिमिलर होंगे, उनको एक ग्रुप में रखेंगे। अगर 0 आता है तो क्या है कि उसको एक ग्रुप में नहीं रख सकते क्योंकि दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनेटिक क्लासिफिकेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको ट्यूबुलर फॉर्म में बना रखा है जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इस साइड आपके फीचर्स हैं, इस साइड उसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो अगर हम फिनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको किस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरऑल फिनोटिपिक सिमिलैरिटी यानी ओवरऑल अवेलेबल कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कितने फिनोटिपिक अवेलेबल कैरेक्टर्स हैं उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, दूसरा अगर अप्रोच की बात करें तो यहाँ जो अप्रोच है वो क्वांटिटेटिव और स्टैटिस्टिकल है। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, स्टैटिस्टिकल का मतलब मैथमेटिक्स का यूज करके करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टर्स के वेटेज की तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कुछ कैरेक्टर लेस इंपॉर्टेंट होगा, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यहाँ पर हम कंसीडर नहीं करते। ये मैंने बार बार बोला है कि फिनेटिक्स के अंदर हम इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर नहीं करते, उसकी स्टडी नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो फिनोग्राम की मदद से होता है या जिसको हम सिमिलैरिटी ट्री बोलते हैं, तो उसकी मदद से करेंगे। ठीक है, और डेटा यूज की बात करें तो यहाँ पे जितने भी अवेलेबल डेटा है, मैक्सिमम अवेलेबल डेटा, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो, एनाटॉमिकल हो, बायोकेमिकल हो, मॉलिकुलर हो, हर एक अवेलेबल डेटा का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे ये हाई होता है, कंप्यूटराइज एनालिसिस होगा। ठीक है, यानी कंप्यूटर के बेसिस पे यहाँ पे कैरेक्टर के एनालिसिस करेंगे जिसकी वजह से इसको ये और ज्यादा एक्यूरेट बनाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेरिट्स एंड एडवांटेज, मेरिट्स या डीमेरिट्स की बात बोले या एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो फेनेटिक्स के क्या क्या एडवांटेज हैं, फेनेटिक पढ़ने से क्या क्या फायदे हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, फालतू की चीजों के बारे में बातें नहीं कर रहा है। इसका जो कहते हैं ना ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, ये बेसिकली बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी को हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है ये। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है कि अब ऑब्जेक्टिविटी या प्रैक्टिकल होने की वजह से क्या है कि ये ह्यूमन के बायसेस को कंसीडर नहीं करता या उसके बायसेस को रिड्यूस करता है। ह्यूमन बायस का मतलब क्या है कि जब ह्यूमन कोई भी कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा होता है तो उसके अंदर उसकी खुद की बायसनेस या उसकी खुद की सोच कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर ही देती है। तो अगर हम सपोज करो यहाँ पे फिनेटिक की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ डेटा के बारे में बात करें तो ह्यूमन बायसेस की बात ही नहीं रह जाती क्योंकि सारा काम कंप्यूटर करने वाला है, सारी चीजों को देख के करने वाला है, तो ह्यूमन की सोच की कोई जरूरत नहीं पड़ती, उसके बायसेसनेस की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या है, डेटा के बेसिस पे होता है। ठीक है, नॉट जजमेंट, यानी क्योंकि यहाँ पे जजमेंट के बेसिस पे नहीं हो रहा है, डेटा के बेसिस पे बातें हो रही हैं, इसलिए ह्यूमन के जो बायसेस हैं वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी का सिंपल मतलब है प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हम अप्रोच यूज करते हैं वो क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है। क्वांटिटेटिव अप्रोच का मतलब कि यहाँ पर हम बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेजरेबल एंड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके लार्ज सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी बेसिकली ये ध्यान रखना है सिंपल सी चीज कि यार फिनेटिक्स के अंदर हम लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, ये ह्यूमन बायसेस को रिड्यूस करेगा क्योंकि ये प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान देता है, ऑब्जेक्टिविटी पे ध्यान देता है। सिंपल सी बात ये याद रखना है, इसलिए इसको हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, लार्ज कैरेक्टर सेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो, बायोकेमिकल हो या फिर मॉलिकुलर हो, लार्ज नंबर ऑफ डेटाज को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है। अगर हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि सेम डेटा एनालाइज्ड बाय डिफरेंट रिसर्चर्स गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या है कि एक ही डेटा को अलग अलग अगर साइंटिस्ट भी, अलग अलग रिसर्चर्स भी इसको एनालाइज करेंगे तो हमें सेम ही रिजल्ट मिलेगा, जिसकी वजह से ये इसको ज़्यादा एक्यूरेट बनाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो फिनेटिक है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जब भी हम फिनेटिक्स की बात करें तो फिनेटिक्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप पूछेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही क्लासिफिकेशन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों होता है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं मिल पाएंगे तब उसको हम ट्रेडिशनल मेथड से क्लासिफिकेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही होता है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर अवेलेबल ही नहीं हो पाते, तब इसको हम कैसे क्लासीफाई करें? तो उस केसेस में जो फिनेटिक्स है वो उसका भगवान बन के सामने आता है, ठीक है। अब क्योंकि फिनेटिक्स के अंदर हम मैक्सिमम अवेलेबल डेटा के बारे में बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पे मॉर्फोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है, जो जो कैरेक्टर्स अवेलेबल है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए फिनेटिक्स बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकुलरली ये क्या है, पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन बैक्टीरियल एंड फंगल टेक्सोनॉमी वेयर मॉर्फोलॉजी इज लिमिटेड। यानी ये जो बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन है एंड फंगल टेक्सोनॉमी के लिए फिनेटिक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हमें देखने को नहीं मिलते। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे इग्नोर्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये जस्ट अभी हमने देखा है कि फिनेटिक्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को घास नहीं देता, उस पर ध्यान भी नहीं देता, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इग्नोर्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय सिमिलैरिटी नॉट एंसेस्ट्री, यानी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की जो सिमिलैरिटी है वो कैरेक्टर्स के बेसिस पे करते हैं, ना कि एंसेस्ट्री के बेसिस पे करते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फिनेटिक सिमिलैरिटी है वो जेनेटिक रिलेशनशिप के बराबर नहीं होता। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर फिनेटिक सिमिलैरिटी शो कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो जेनेटिक सिमिलैरिटी भी शो करे, ये बात आपको याद रखना है। यानी कि जैसे सपोज करो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में लीड टू मिसलीडिंग सिमिलैरिटी। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि लोगों का ओरिजिन अलग अलग हुआ है लेकिन वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे सपोज करते हैं कि बैट की बात कर लें, बर्ड्स की बात कर लें और ड्रैगन फ्लाई की बात करें। अब ये सब क्या है, इनके जो विंग्स हैं उनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो अलग अलग चीजों से हुआ है, ठीक है, लेकिन वो फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं कि वो फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इस बेसिस पे नहीं बोल सकते कि ये दे ऑल आर सिमिलर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेंसिटिव डेटा सिलेक्शन। यानी क्या है कि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है कैरेक्टर्स के बेसिस पे कि क्या क्या कैरेक्टर्स हमने इंक्लूड कर रखे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी यहाँ पर क्या है कि हमें कंप्यूटेशनल और मैथमेटिकल डेटा का यूज कर रहे हैं, यानी कंप्यूटेशनल और मैथमेटिकल स्किल्स आपके पास है तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये जो फिनेटिक्स है इसका हम यूज कहाँ कर रहे हैं, इसका एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे पहली चीज कि माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी में, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रोब्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकल डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में बेसिकली हमें क्या करना है कि फिनेटिक्स का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम अवेलेबल डेटा के बारे में बात करता है। तो यूज फॉर क्लासिफाइंग बैक्टीरिया फंगल वेयर मॉर्फोलॉजी प्रोवाइडेड लिमिटेड डेटा, ठीक है। उसके बाद स्पीसीज डिलिमिटेशन में हेल्प करता है, ठीक है, यानी आइडेंटिफाई क्रिप्टिक स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। यानी स्पीसीज डिलिमिटेशन का मतलब क्या है या क्रिप्टिक स्पीसीज का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये ऐसे स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है जो आपस में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो बहुत ज्यादा सिमिलर जो स्पीसीज होते हैं उनको आपस में हम क्रिप्टिक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, अब ये जो पर्टिकुलर जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड टैक्सोनॉमी है, यानी हम यहाँ पर क्या है कंप्यूटर की मदद से डेटा का एनालिसिस करते हैं, यानी डेटा इज एनालाइज्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर फॉर रैपिड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट,
बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट, यानी यहाँ पर क्या करते हैं कि क्वांटिफाइज ओवरऑल सिमिलरिटी अमॉन्ग स्पीसीज इन इकोलॉजिकल स्टडीज। तो यहाँ पे हमें बायोडाइवर्सिटी या बोल सकते हैं जितने भी अवेलेबल ऑर्गेनिज्म है उसके असेसमेंट में हेल्प करेगा। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू फाइलोजेनेटिक्स, यानी फाइलोजेनेटिक्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी सर्व एज अ फर्स्ट स्टेप बिफोर कंस्ट्रक्टिंग इवोल्यूशनरी ट्री, यानी इवोल्यूशनरी ट्री बनाने से पहले हमें फिनेटिक डेटा को पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि ये जो डेटा है बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी के बेसिस पे बन रहा है। अब जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी के बेसिस पे बना है तो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना या इवोल्यूशनरी ट्री बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, सिमिलरिटी के बेसिस पे हम डेटा बना रहे हैं, ठीक है। और जब हमें सिमिलरिटी के बेसिस पे डेटा मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल बेसिकली कहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो बैक्टीरियल टेक्सोनॉमी हो गया, ठीक है। प्लांट सिस्टमेटिक्स हो जाएगा। बैक्टीरियल टेक्सोनॉमी मैंने जस्ट अभी आपको बता ही दिया है। प्लांट सिस्टमेटिक्स के अंदर बात करें तो जो सोलेनम है, यानी जो बोल सकते हैं आलू की जो फैमिली है उसके अंदर रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। सोलेनम की जो अलग अलग जो स्पीसीज हैं उसके अंदर ये डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या करता है, फिशेस के क्लासिफिकेशन, इंसेक्ट्स की क्लासिफिकेशन, मोलस्का के क्लासिफिकेशन को बेसिकली यूज करने में या उसके क्लासिफिकेशन को बनाने में हेल्प करता है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि फिनेटिक्स एंड फाइलोजेनेटिक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और फिनेटिक जो कि सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे बात करता है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिनेटिक्स में हम क्या करते हैं, ओवरऑल कैरेक्टर्स या ओवरऑल सिमिलरिटी के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे फाइलोजेनेटिक के अंदर हम कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो जितने भी कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं सभी का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, ड्राइव्ड कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, याद रखना है। उसके बाद इवोल्यूशनरी कंसिडरेशन की बात करें तो हम इवोल्यूशनरी या एंसेस्ट्री को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, बट यहाँ पर ये मेन होगा, यानी जो क्लेडिस्टिक है या फाइलोजेनेटिक है वहां पे जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो हमारा मेन कैरेक्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर ग्रुपिंग की टाइप करें तो फिनेटिक्स में भी पॉलीफाइलेटिक, ये ध्यान रखना है, और ये क्या है, मोनोफाइलेटिक। पॉलीफाइलेटिक का मतलब क्या है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, उसमें किसी एक क्लेड्स के बारे में बात करें या किसी एक के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। उसके बाद डायग्राम की टाइप की बात करें तो यहाँ पे फिनोग्राम बनाते हैं, यहाँ पे क्लेडोग्राम या फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं, याद रखना है। उसके बाद फाउंडर कौन है, इसका सोकल एंड स्मिथ थे, इसका विली हेनिंग थे, ये याद रखना है। नेक्स्ट नेचर क्या है, ये क्वांटिटेटिव और स्टेटिस्टिकल है, ये इवोल्यूशनरी एंड हिस्टोरिकल है। तो ये क्या है, इसके डिफरेंसेस हो सकते हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फिनेटिक्स इन जूलॉजी, यानी जो फिनेटिक्स है वो किस लिए जूलॉजी में इंपॉर्टेंस रखता है उसको ध्यान देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि क्या है, क्वांटिटेटिव फाउंडेशन बताता है, यानी बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये जो पार्ट है ये पूरे लेक्चर की समरी है जो आपको याद रखना है। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव फाउंडेशन हमें प्रोवाइड करता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए। उसके बाद ये जो है ये ऑब्जेक्टिविटी या बोल सकते हैं प्रैक्टिकलिटी को प्रमोट करता है, स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करता है टेक्सोनॉमी के अंदर। उसके बाद ये क्या है कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर फिनेटिक्स है वो कंप्यूटर्स एंड स्टेटिस्टिकल मेथड का यूज करने के लिए बायोलॉजी के अंदर प्रमोट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करता है, यानी कि अलग अलग चीजों को आपस में कैसे रिलेटेड है उनको समझने में भी ये हेल्प करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन, बायोलॉजी, डाइवर्सिटी स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑफ टेक्सोनॉमी, इन सभी चीजों को करने में भी हेल्प करता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये डायग्राम क्या है, इसको हम फिनोग्राम बोलते हैं। ये डायग्राम क्या है, हमारा फिनोग्राम है जो आपको याद रखना है, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे अलग अलग फ्रॉक्स देखे गए हैं, ठीक है। अब इन फ्रॉक्स को आपस में कंपेयर किया गया कि कितने कैरेक्टर, ये जो नंबर्स दे रखे हैं ये नंबर्स बेसिकली क्या है, इनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिनोग्राम, कुछ डायग्राम ऐसा बना हुआ होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फिनेटिक या बोल सकते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का जो लेक्चर है यहाँ पे एंड होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई कमेंट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।